brace. For impact. क्या होगा जब एक प्लेन बीच समुद्र में क्रैश हो जाता है, जिसमें ज्यादातर लोग तो तभी मारे गए और जो थोड़े बहुत सर्वाइवर्स बचे भी थे वे भी अब समुद्र के बीचों बीच एक डूबते जहाज पर फंसे हैं। ऊपर से उनका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं। तो जबरदस्त थ्रिल और एडवेंचर से भरी 2026 की नई मूवी डीप वाटर को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत रिक नाम के एक पायलट से होती है, जो कि कल के दिन अपनी आखिरी फ्लाइट उड़ाएगा। न्यूयॉर्क से शंघाई जा रही इस फ्लाइट के बाद वो रिटायर होने वाला है। सो निक इस रात को पार्टी करते हुए खूब एंजॉय करता है। वहीं सेम इसी फ्लाइट में बैन फर्स्ट ऑफिसर होगा, लेकिन रिक की उलट बैन खुश नहीं है। पिछले कुछ सालों से उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं चल रही। उसकी एयरफोर्स में जॉब जाने के बाद से उसकी पत्नी और बेटा उससे बहुत नाराज हैं। अब अगले दिन इसी सेम फ्लाइट का एक पैसेंजर डैन एयरपोर्ट पर पहले ही आ गया। डैन दरअसल बहुत केयरलेस है और वो बार बार गार्ड्स के मना करने के बावजूद स्मोक करना बंद नहीं करता। ऊपर से उसने अपने फॉल्टी पावर बैंक को बैग में डाल दिया, जिसे कि अक्सर प्लेन में ले जाने से मना किया जाता है। डैन अंदर जाकर चेकिंग पर झूठ बोलता है कि उसके बैग में कोई भी पावर बैंक या फिर बैटरी नहीं है और उसका बैग प्लेन में लोड कर दिया गया। अंदर अब तक पायलट रिक और फर्स्ट ऑफिसर बैन अपनी ड्यूटी पर आ चुके थे। रिक आज बहुत खुश है क्योंकि वो आखिरी बार फ्लाइट उड़ाएगा, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि उसके रिटायरमेंट से पहले उसकी ये आखिरी फ्लाइट कितनी खतरनाक होने वाली है। वहीं ऑफिसर बैन अब जाते हुए एक पिता डंकन की बातें सुनता है, जो कि अपनी डरी हुई बेटी कोरा को समझा रहा था कि वो फ्लाइट से डरे ना। तो बैन रुककर उसी बच्ची कोरा को यकीन दिलाता है कि वे उसे कुछ नहीं होने देंगे और फ्लाइट का सफर बहुत सेफ होता है। दरअसल कोरा के परेशान होने का इकलौता कारण यही नहीं है। अभी अभी उसके पिता डंकन ने कोरा की मां के मरने के बाद जया नाम की एक नई लड़की से शादी की है और उसका तो पहले से फिन नाम का एक और बेटा है। सो कोरा को अपनी नई स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर पसंद नहीं आते। वहीं फिन, जो कि थोड़ा डरा रहता है, जया उसे एक ट्रैकर डिवाइस लगा देती है ताकि वे जब चाहें उसे ट्रेस कर सकें। इसी सेम फ्लाइट में कई सारे स्पोर्ट्स प्लेयर भी जा रहे थे और इन्हीं में अमेरिकन टीम के मेंबर्स अब एक चाइनीज प्लेयर किम को परेशान करने लगते हैं। तभी किम का दोस्त सैम आकर उसे उनसे दूर करता है। साथ में अमेरिकन टीम के कोच ने भी आकर उन्हें अलग कर दिया। अब तक बोर्डिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ भी डैन लापरवाही से अब लाइन को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं उसका बैग, जिसमें उसने झूठ बोलकर अपना फॉल्टी पावर बैंक डाल रखा था, वो तो ऑलरेडी प्लेन के कार्गो एरिया में लोड हो गया। अंदर जोई नाम की एक एयर होस्टेस सभी पैसेंजर्स को उनकी सीट लेने को कहती है, जबकि कॉकपिट में बैन अब पायलट रिक से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है कि प्लेन की सेटिंग्स और सेफ्टी मेजर्स में कोई कमी ना हो। हालांकि पायलट रिक को बैन का इतना रूल्स के प्रति कठोर होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज चूंकि ये उसकी आखिरी फ्लाइट है तो वो इसे हंसकर टाल देता है। फिर तो जल्द ही प्लेन अब न्यूयॉर्क से शंघाई के लिए टेक ऑफ हो जाता है। ऊपर हवा में स्टेबल आने के बाद अब पायलट रिक बैन से उसकी लाइफ के बारे में पूछने लगा। दरअसल बैन पहले एयरफोर्स में था, लेकिन ऐसे ही रूल्स को ना मानने से एक दिन बैन ने अपने सीनियर ऑफिसर से लड़ाई कर ली और उसके बाद तो ना सिर्फ उसे एयरफोर्स से निकाल दिया गया, बल्कि उसकी पेंशन और इकट्ठा किए सारे पैसे भी जाते रहे। इसलिए बैन की पत्नी और बेटा उससे आज तक नाराज हैं। बैन तो अब घर भी नहीं जाता और उसे मन मारकर फ्लाइट्स में फर्स्ट ऑफिसर्स की जॉब लेनी पड़ती है। इस जॉब में उसका काम होता कि वो पायलट पर ध्यान रखकर प्लेन के सेफ्टी नियमों का अच्छे से पालन करवाए। तो पायलट रिक अब मजा करते हुए कहता है कि आज के बाद से तो वो रिटायर हो जाएगा, तो क्या पता नए पायलट को बैन का ये कठोर होना पसंद ना आए। हालांकि बैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्लाइट अब तक नॉर्मल चल रही थी। अंदर मैट नाम का एक पैसेंजर एक बूढ़ी औरत बैकी से दोस्ती कर लेता है और बैकी ने बताया कि वो अभी अपनी डॉटर से मिलने शंघाई जा रही है और वो उससे आज कई सालों बाद मिलेगी। लेकिन अब कुछ ही देर बाद बाहर का मौसम खराब होने से प्लेन में हल्की टर्बुलेंसीज आने लगती हैं, लेकिन कोई इसे सीरियस नहीं लेता। अंदर वहीं चाइनीज प्लेयर किम अपने दोस्त सैम से कहती है कि चूंकि अभी वे अमेरिका में टूर्नामेंट जीते हैं तो उसने उसे एक लेटर दिया था। हालांकि सैम ने कहा कि जब वे चाइना पहुंचेंगे तभी वो उसका लेटर पढ़ेगा। दूसरी ओर डंकन की फैमिली में वो अपनी बेटी कोरा को समझाने की कोशिश करता है कि भले ही उसे अपनी स्टेप मदर जिया और उनका बेटा फिन अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उन्हें एक मौका दे और वे आगे चलकर एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। लेकिन कोरा तो जया को अपनी माँ नहीं मानती और उसे फिन से भी नफरत है।
तो डंकन इसके बाद दोनों बच्चों को सीट पर छोड़कर अपनी वाइफ जया के साथ प्लेन के बाथरूम में चला जाता है ताकि इस लंबी फ्लाइट में उन्हें थकान ना हो। लेकिन ठीक तभी कार्गो एरिया में डैन की बैग में रखा हुआ फॉल्टी पावर बैंक अब टर्बुलेंसेस के चलते आग पकड़ लेता है और उसके बैग में आग शुरू हो गई। जबकि अंदर छोटा फिन नोटिस करता है कि यहाँ तो उसके पेरेंट्स कहीं नहीं हैं। दरअसल वे तो बाथरूम में लगे हुए थे। ऊपर से कोरा जो कि उससे नफरत करती है वो फिन को झूठ बोलकर प्लेन के पिछले वाले हिस्से में भेज देती है। यहाँ फिन को रास्ते में मैट मिलता है जो कि वहीं गेम खेल रहा था जो कि फिन को पसंद है। तो फिन अब उसके साथ बैठकर गेम खेलने लगता है। जबकि प्लेन के कार्गो एरिया में एक बैग में लगी वो आग अब बढ़ती ही जा रही थी। जल्द ही कॉकपिट में बैन को भी आग का अलार्म मिलता है और उसने फायर सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो बैन तो अब जल्दी से कंट्रोल रूम को फोन कर इस आग के बारे में सूचना देता है। फिर वो अपनी लोकेशन के अनुसार सबसे पास वाले एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए पूछने लगा। जल्द ही इस अलार्म का सुनकर पायलट रिक भी बाथरूम से आ चुका था। तो अब वे पहले प्लेन की ऊंचाई कम करते हैं। फिर उन्होंने अपने दो साथियों को मैन्युअली उस आग को बुझाने कार्गो एरिया में भेज दिया। जबकि अंदर छोटी कोरा अब काफी देर वेट कर बाथरूम के बाहर जाकर अपने पिता को बुलाने लगती है। लेकिन चूंकि अंदर दोनों ही बिजी थे तो वे जानबूझकर उसे कोई रिप्लाई नहीं देते। वहीं दोनों एम्प्लॉइज जब कार्गो एरिया में आग बुझाने गए तो अब तक तो वो आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ में प्लेन की टर्बुलेंस के हिलने से अब वो आग वाला बॉक्स पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है जिससे पूरे कार्गो एरिया में आग तो लगी ही, साथ में एक सिलेंडर लीक होते हुए अब कैबिन में जाकर कई सारे पैसेंजर से टकरा जाता है और उन्हें खत्म कर देता है। इस एक ही झटके से सब कुछ कियोस में बदल गया। अब तक प्लेन में कई सारे छेद हो चुके हैं जिनसे बाकी पैसेंजर्स के साथ छोटी कोरा अब हवा के प्रेशर से बाहर खींचने लगती है। लकीली उसी चाइनीज प्लेयर किम ने उसे रास्ते में ही पकड़कर उसकी जान बचा ली। जबकि अंदर से पायलट अब प्लेन को लगातार नीचे ले जाने लगता है ताकि उनके पास बचने का कोई तो ऑप्शन हो। वहीं बाथरूम में डंकन और जया अब इस धमाके से शीशे से टकराकर बेहोश हो गए। बाहर केबिन में भी हर तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। जबकि वहीं पैसेंजर डैन जिसके बैग की वजह से ये सब हुआ वो गधा तो अब भी गिरते हुए प्लेन में अपनी सिगरेट जला लेता है। जबकि सैम ने देखा कि किम ने छोटी कोरा को अपने पास बैठा लिया है तो वो उसे थोड़ी ही दूर दूसरी सीट पर बैठ गया। कोरा किम को समझाने लगती है कि उसके पेरेंट्स बाथरूम में गए थे तो उन्हें दोनों को बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी कार्गो एरिया से एक बॉक्स छेद से बाहर जाते हुए प्लेन के एक इंजन में घुस जाता है और इसे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसका मतलब है कि अब तो वे पास वाले एयरपोर्ट तक भी नहीं जा सकते। ऊपर से जिस साइड से वो इंजन उड़ा था अब उसी साइड से प्लेन हवा के प्रेशर से उधड़ने लगता है। वहां मौजूद सारी सीट्स पर बैठे पैसेंजर्स अब बाहर खींचे जाने लगे। जबकि कॉकपिट में बैन और रिक कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करते हैं कि अब तो वे पास वाले एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उनका दूसरा इंजन भी बंद पड़ चुका है और धीरे धीरे उनके प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स और पावर बंद पड़ गई। प्लेन हर गुजरते वक्त के साथ लगातार नीचे गिरता जा रहा था। जबकि अंदर कोरा अपने पेरेंट्स को बुलाने बाथरूम की ओर भागती है, लेकिन तभी उसे एयर होस्टेस जोई ने पकड़ लिया और अपने साथ बैठा लिया। कॉकपिट में बैन और रिक डिस्कस करते हैं कि वे अभी समुद्र के बीच में मौजूद हैं, तो पहले उन्हें सारे बचे हुए फ्यूल को हवा में छोड़ना होगा ताकि लैंडिंग के वक्त प्लेन में आग न लगे और फिर उन्हें समुद्र के बीच में ही लैंडिंग करानी होगी। दोनों अब कैबिन में अनाउंस करते हैं कि वे आखिरी कोशिश करते हुए प्लेन को समुद्र के पानी में ही लैंड करवा रहे हैं। तो सभी पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट बांध ले और अपने सिर को झुकाकर इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाएं। फिर तो जैसे जैसे प्लेन नीचे जाने लगता है अंदर बैठे पैसेंजर्स अपनी पूरी लाइफ को याद करने लगे। तभी बैन को आइडिया आया कि क्यों ना वे अपने प्लेन को लहरों के पैरेलल में जाकर लैंड करवाए। इससे लैंडिंग का इम्पैक्ट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अब भी प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो जैसे ही प्लेन समुद्र की लहरों से टच होता है तो इससे प्लेन का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया। फिर नीचे से कुछ चट्टानें प्लेन को बीच से चीर देती हैं और पूरा प्लेन अब पानी में ही बार बार घूमने के बाद पलट जाता है। प्लेन का मलबा कई किलोमीटर के एरिया में फैल गया और पूरे प्लेन के कुल मिलाकर 3 हिस्से हो चुके हैं। एक प्लेन का कॉकपिट, दूसरा प्लेन का बीच वाला हिस्सा जो कि पानी के ऊपर तैर रहा है, जबकि प्लेन की आखिर की टेल पानी में डूब गई। अब सबसे शुरू में कॉकपिट में बैन अपने बेहोश पायलट रिक को उठाने लगता है, लेकिन इस इम्पैक्ट के बाद रिक की हालत बहुत खराब थी। ऊपर से उनके सामने का शीशा पानी के प्रेशर से कभी भी टूट सकता है।
तो बेन जल्दी से अभी कुल्हाड़ी लेकर रिक की बेल्ट को काटने लगा ताकि वे उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल सकें। बाहर बचे हुए प्लेन के हिस्से में भी लोगों के हाल बहुत बुरे थे। बहुत सारे पैसेंजर्स तो इम्पैक्ट के वक्त ही खत्म हो गए और जो थोड़े बहुत लोग बचे भी हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है। वहीं प्लेन का पीछे वाला हिस्सा जो कि पानी में था वहां पर अब फाइनली मैट को होश आता है और वो जल्दी से फिन की बेल्ट को खोलकर चिल्लाने लगा कि यहाँ कितने लोग बचे हैं। तभी उसने एक टॉर्च लेकर नोटिस किया कि अब उनका ये पीछे वाला हिस्सा पानी में नीचे जाते हुए समुद्र में एक चट्टान पर अटका हुआ है और यहाँ मैट के साथ 3 और लोग अभी भी जिंदा हैं क्योंकि यहाँ पानी नहीं भरा। ऊपर मलबे से चाइनीज प्लेयर किम अब किसी तरह से एक टूटे हुए लोहे के टुकड़े पर चढ़ती है, जबकि कॉकपिट में जब बेन और एयर होस्टेस जोई पायलट को फ्री नहीं कर पाते तो रिक खुद कहता है कि वे यहाँ से निकल जाएं और दरवाजा बंद कर दें वरना उसके साथ पानी पूरे बचे हुए प्लेन में भी भर जाएगा। वैसे भी ये उसकी आखिरी फ्लाइट थी तो उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। रिक उनके जाने से पहले उन्हें बताता भी है कि उन्हें बाहर जाकर EMT डिवाइस को ढूंढना होगा जिससे वे अपने कंट्रोल रूम को मदद के लिए लोकेशन भेज सकते हैं। फिर उनके बाहर निकलने के कुछ ही देर में जब रिक आखिरी बार अपनी फैमिली की फोटो देख रहा था तभी सामने का शीशा टूट जाता है और रिक यहीं पर खत्म हो गया। अब बाहर बेन एयर होस्टेस से कहता है कि वे जितना हो सके उतने सर्वाइवर्स को बचाएंगे। तो वहीं नीचे बाथरूम में फाइनली जिया और डंकन को होश आता है। उन्हें तो पता ही नहीं कि ये क्या हुआ और जब वे गलती से दरवाजा खोलते हैं तो समुद्र का सारा पानी अंदर घुस गया। वहीं प्लेन के पीछे वाले हिस्से में जो पानी में है यहाँ जोई और मैट अब घायल लोगों को संभालने लगते हैं। ऊपर से अंदर पानी लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था तो अब यहाँ फंसे चारों ही मेंबर्स मैट, छोटा फिन, वहीं बूढ़ी औरत बैकी और एयर होस्टेस जोई चारों मिलकर ऊपर चढ़ने लगते हैं लेकिन यहाँ से वे कहीं नहीं जा सकते। एयर होस्टेस जोई ने बताया कि वे अभी पानी के बहुत नीचे एक एयर बबल में हैं और अगर उन्होंने पीछे वाला गेट खोला तो उनका मरना तय है, सो उन्हें मदद के आने तक यहीं रुकना होगा। वहीं ऊपर बेन और टीना अब प्लान बनाते हैं कि उन्हें अपने EMT डिवाइस को ढूंढना होगा जो कि प्लेन के पीछे वाले हिस्से में था और उसी से वे अपनी लोकेशन भेजकर मदद बुला सकते हैं वरना तो इस अथाह समुद्र में कोई भी बिना लोकेशन के उन्हें कई दिन तक ढूंढ नहीं सकता। तो टीना ने कहा कि वो एक अच्छी स्विमर रही है और वो अकेली उस डिवाइस को ढूंढने जाएगी। यहाँ कोरा उसे रोकते हुए अपने पैंट्स के बारे में बताती है कि वे बाथरूम में बंद थे और टीना उन्हें भी ढूंढे। फिर बेन ने ब्रीफ किया कि वो डिवाइस सीट नंबर 20 के पास था और वो उसे मिलते ही एक्टिवेट कर दे। फिर टीना उसे ढूंढने निकल जाती है लेकिन जब उसे गए हुए कुछ देर हुई थी कि कोरा और बेन ने नोटिस किया कि यहाँ तो कुछ शार्क्स अब मरे हुए सर्वाइवर्स की बॉडी को खा रही हैं, यानी कि ये पूरा एरिया शार्क्स का है। तो वे तो टीना के लिए चिल्लाने लगे कि वो शार्क से सावधान रहे लेकिन टीना तो ऑलरेडी उनसे बहुत दूर चली गई। तो बेन अब खुद कोरा को लेकर एक लाइफ बोट से टीना की दिशा में जाने लगता है ताकि उसे बचा सके। अंदर बदकिस्मती से अब तक टीना को एक शार्क ढूंढ लेती है लेकिन तभी पीछे से बेन और कोरा उसे लेने आ गए लेकिन जब वे उसे ऊपर खींच ही रहे थे कि वो शार्क टीना को काट ही लेती है। बेन भी खुद किसी तरह से लड़ते हुए उस शार्क से अपना बचाव कर पाता है। वहीं प्लेन का बीच वाला हिस्सा अभी भी पानी के ऊपर था जो कि एक चट्टान के ऊपर अनस्टेबल टिका हुआ है। यहाँ पर किम और उनकी दोनों टीम के प्लेयर्स थे, साथ में डैन भी यही है। वहीं डैन जिसकी वजह से ये सब हुआ। वहीं अब उन्हें एहसास हो गया कि उनका ये हिस्सा कभी भी नीचे गिर सकता है तो सैम कहने लगा कि अभी उन्हें पानी में नीचे उतर जाना चाहिए और वे प्लेन के बाकी हिस्सों पर चढ़कर खुद को बचा सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा करने को कोई तैयार नहीं होता। उल्टा अमेरिकन प्लेयर्स तो उसे लड़ने लगे कि वो खुद नीचे उतर जाए, फिर शायद वजन के कम होने से ये हिस्सा नहीं डूबेगा। लेकिन थोड़ी डिस्कशन के बाद यहाँ मौजूद कई सारे मेंबर्स अब सैम के साथ नीचे पानी में जाने का फैसला करते हैं जबकि डैन तो छुपकर बैठा था ताकि कोई उसे बाहर जाने को न कह दे। जबकि बाहर किम जिस हिस्से पर खड़ी थी अब वो भी धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। तो किम अब पैर में चोट लगने के बावजूद बचने के लिए प्लेन के बीच वाले हिस्से पर आ गई जो कि ऑलरेडी आधा पानी में जा चुका था। यहाँ सैम अब जल्दी से किम को देखकर उसे गले लगा लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मर चुकी होगी। लेकिन तभी अमेरिकन टीम का कोच जो कि पानी में था अब उसे एक शार्क पानी में खींचने लगती है। वहीं उसकी टीम के बाकी प्लेयर्स जो कि उसकी मदद को गए थे
उन्हें भी बाकी शार्क्स ने पकड़ लिया और अब इससे तो अंदर बचे हुए लोग डर जाते हैं। उन्हें पता चल गया कि यहाँ तो वे समुद्र के शार्क्स के एरिया में हैं और बाहर पानी में जाते ही शार्क्स उन्हें खा जाएंगी। वहीं अमेरिकन प्लेयर विल, जिसके सारे साथी शार्क्स की वजह से खत्म हो गए, अब वो गुस्से में सैम पर अटैक कर देता है क्योंकि बाहर पानी में जाने का उसी का आइडिया था। लेकिन तभी यहाँ बैन आ गया और वो सबको शांत होने को कहता है। वहीं पानी के बहुत नीचे टेल सेक्शन में चारों मेंबर्स अभी तक भी मदद के आने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ वे अंदाजा लगाते हैं कि उनके लिए कितनी देर तक हवा रहेगी क्योंकि पानी समय के साथ ऊपर आता जा रहा है। अब जोय ने कहा कि वे यहाँ से बैठ नहीं सकते और वो खुद प्लेन के नीचे से पानी में निकलकर ऊपर तक जाने की कोशिश करेगी और वहाँ से उनके लिए मदद भेजेगी। लेकिन मैट उसे याद दिलाता है कि अभी तो उन्हें भी नहीं पता कि वे पानी के कितने नीचे हैं। तो क्या हो अगर जोई ऊपर पानी के सरफेस तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे। तो मैट के अनुसार उसके लंग्स आम लोगों से ज्यादा बड़े हैं और वो खुद चोट लगने के बावजूद बाकी तीनों को बाय बोल अकेला पानी में निकल जाता है। मैट प्लेन के नीचे से निकलते हुए किसी तरह से फाइनली पानी के ऊपर निकल आया। यहीं पर उसे डंकन मिलता है और वो एक हिस्से पर लटका हुआ था। वो अपनी बेटी और फैमिली को ढूंढ रहा है, लेकिन तभी एक शार्क आकर अब मैट के सामने ही डंकन को खा जाती है। तो वहीं प्लेन के मिड सेक्शन में अब सर्वाइवर्स को समझ नहीं आता कि वे क्या करें। तभी डैन अब ऑफिसर बैन और उसकी एयरलाइन को गालियां देने लगता है कि ये सब उन्हीं की गलती है जो उन सब की जान खतरे में है। लेकिन बैन ने सबको शांत करते हुए कहा कि अभी तो उन्हें पहले सर्वाइवल का सोचना होगा। सो वो सबको जल्दी से लाइफ जैकेट पहनने को कहता है और यहाँ उनके पास एक लाइफ बोट भी है, सो वे उसमें चढ़ सकते हैं। फिर वो खुद 20 नंबर सीट के ऊपर से फाइनली उस डिवाइस को निकाल लेता है जिससे वे अपनी लोकेशन भेजकर मदद बुला सकते हैं। लेकिन इसे शुरू करने से पहले उन्हें इसका एंटीना सेट करना होगा। अब तक बाहर के बाकी सर्वाइवर्स एक राफ्ट में बैठ चुके थे, लेकिन जब बैन डिवाइस के साथ बाहर आता है तो उसने रियलाइज किया कि छोटी कोरा यहाँ कहीं नहीं है। तो वो जल्दबाजी में उस डिवाइस को डैन को देकर इसे सेफली एक्टिवेट करने को कहता है और वो खुद कोरा को ढूंढने चला गया। अब तक ये पूरा बीच का सेक्शन हिलने लगा था तो बैन किसी तरह से आखिरी वक्त पर कोरा को ढूंढ लेता है। वहीं अब तक नीचे वाले पत्थरों से हिलते हुए ये पूरा हिस्सा नीचे गिरने लगा, जिससे डैन, जिसके पास वो डिवाइस था, अब वो खुद बोट में बैठने के चक्कर में उस डिवाइस को पानी में गिरा देता है। जबकि सभी अब शार्क्स के डर से जल्दी से बोट में आने लगे। जबकि सैम खुद को बचाने के बजाय अब अमेरिकन टीम के इकलौते बचे मेंबर विल के पास जाता है जो शुरू से उसे बदतमीजी कर रहा था। वहीं बोट पर जब बैन कोरा के साथ आकर अब डैन से डिवाइस के बारे में पूछता है ताकि वे मदद बुला सकें, तो डैन ने रिवील किया कि उससे तो वो डिवाइस गलती से पानी में गिर चुका है। ऊपर से डैन इसमें भी बैन की ही गलती निकाल देता है। डैन कहने लगा कि उसे वो डिवाइस किसी और को देना ही नहीं चाहिए था। वहीं अब तक सैम और विल को शार्क्स ने घेर लिया तो बैन कहता है कि वे अभी अपनी बोट से उन्हें बचाने जाएंगे। हालांकि डैन इसके खिलाफ बोलने लगा। उसने कहा कि सिर्फ उन 2 लोगों के लिए उन्हें इतने सारे लोगों की जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए। डैन तो गुस्से में हाथ भी उठाने लगता है, मगर अब बैन ने उसे उल्टा पंच करके कहा कि वो किसी को मरने नहीं दे सकता। डैन पहले ही डिवाइस को फेंककर बहुत बड़ी गलती कर चुका है और इसके बाद बैन उसकी एक न सुनते हुए बोट को सैम के पास ले गया और वो दोनों प्लेयर्स को बचा लेता है, यानी कि वे अभी के लिए बोट में सेफ हैं। जबकि नीचे टेल के सेक्शन में फिन, जोय और मैगी फंसे हुए थे। नीचे से पानी लगातार उनके करीब आता जा रहा है तो वे सोचने लगते हैं कि मैट जो कि उनकी मदद के लिए गया था वो अब तक लौटा क्यों नहीं। अब तो उनके पास टाइम भी नहीं बचा तो जोय जल्दी से उन्हें लाइफ जैकेट पहनने को कहती है क्योंकि जल्द ही इस बचे हुए हिस्से में भी पानी भर जाएगा। हालांकि बूढ़ी मैगी ने बताया कि वो तैर नहीं सकती और वो नहीं चाहती कि उसे बचाने के चक्कर में फिन और जोय वे दोनों भी फंस जाएं। तो वो अभी के लिए सिर्फ उन दोनों को जाने को कहती है और जोय आखिरकार फिन को लेकर पानी में चली ही गई। उन्हें जल्दी से जहाज के नीचे वाले हिस्से से बाहर निकलना होगा, लेकिन तभी बॉडीज के बीच उन्हें एक मैट की बॉडी भी दिखती है, यानी कि उसने उन्हें धोखा नहीं दिया था। वो तो सच में उन्हें लेने वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जोई अब किसी तरह से फिन को लेकर पानी के ऊपर निकल आती है और उन्हें एक राफ्ट भी मिल गई। लेकिन अब जब जोई फिन को ऊपर चढ़ा ही रही थी कि तभी उसके ऊपर एक शार्क आकर अटैक कर देती है। जोई उससे किसी तरह से बचकर राफ्ट में वापस तो आ गई, लेकिन अब तक काफी चोट लगने से वो बेहोश हो चुकी थी और फिन उसके लिए रोने लगता है।
वहीं वे बाकी सर्वाइवर से बहुत दूर हैं, तो अभी के लिए फिन की आवाज कोई सुन भी नहीं सकता और वे नीचे वाले शख्स कभी भी बोट पर अटैक कर सकती हैं। तो वहीं बैन बाकी सर्वाइवर्स के साथ अब बोट पर सोच रहा था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जबकि डैन अपनी आदत के अनुसार सबको डांटने लगता है कि वे किसी काम के नहीं। हालांकि उसी ने वो डिवाइस खोया था जिससे वे मदद बुला सकते थे। असल में ये पूरी आपदा उसी की वजह से आई थी, जिसका अभी किसी को नहीं पता। सभी बोर्ड में बैठे थे कि तभी किम को ऊपर आसमान में एक प्लेन जाता हुआ नजर आता है और उसे देखकर सभी मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन वो प्लेन आगे निकल गया। हालांकि बैन कहता है कि शायद उन्होंने उसे देख लिया होगा और वे मदद भेज देंगे। वहीं अब तक धीरे धीरे अंधेरा होते हुए कई सारे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स समुद्र में उन्हें ही ढूंढने में लगे थे। यही पास में एक चाइनीज नाव मछलियां पकड़ रही थी, तो रेस्क्यू टीम की ओर से उन्हें भी बताया गया कि यहीं के आसपास के एरिया में कोई कमर्शियल प्लेन क्रैश हुआ है, तो अगर उन्हें कुछ भी मिले तो वे उन्हें बता दे। जबकि सारे बचे हुए सर्वाइवर्स अब थक हार कर बोट में ही सो जाते हैं। उनके पास मदद के लिए इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा। यहाँ छोटी कोरा जो कि बहुत उदास है, वो बैन को कहती है कि उसे पहले अपने स्टेप ब्रदर फिन से नफरत थी, लेकिन अब उसे उसकी बहुत चिंता हो रही है और उसे तो अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं पता। तभी आधी रात को फाइनली एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ ही लेता है और सर्वाइवर्स उसे देखकर खुश हो गए। लेकिन जब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से एक स्विमर नीचे पानी में उतरता है तो सर्वाइवर्स चिल्लाने लगते हैं कि वे नीचे न उतरे, यहाँ शार्क्स हैं। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक शार्क रस्सी से लटके हुए सोल्जर पर टूट पड़ती है, जिसके झटके से वो पूरा हेलीकॉप्टर ही अब उनके सामने समुद्र में क्रैश कर गया। साथ में इसकी इम्पैक्ट से बोट के लोग भी नीचे गिर जाते हैं और वे जल्दी से शार्क से बचने के लिए वापिस से बोट पर चढ़ने लगे। यानी कि जो उन्हें बचने की उम्मीद मिली थी अब वो फिर से जाने लगी। वहीं इसी कियोस के बीच जब एक लड़की डैन को चढ़ने में मदद कर रही थी, तो डैन खुद पीछे एक शार्क को देखकर अपने बचाव के लिए उस लड़की को ही पानी में उसके आगे धकेल देता है और डैन ने उस लड़की को मरवा दिया जो कि उसे बचा रही थी। तभी उन्हें वो चाइनीज फिशिंग बोट दिखाई देती है और वे मदद के लिए इशारा करने लगे, लेकिन अब अजीब कारणों से वो बोट उनसे कुछ दूरी पर रुक जाती है। बैन और बाकी सर्वाइवर समझ नहीं पाते कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। दरअसल रास्ते में पड़े जहाज के मलबे से उनके शिप में छेद होने का खतरा है, तो अब अगर सर्वाइवर्स को बचना है तो उन्हें खुद ही शिप तक जाना होगा। वहीं पानी में तो शार्क्स हैं, तो वे उस शिप तक कैसे पहुंचेंगे? उनके बचने का ये रास्ता भी बहुत मुश्किल हो गया। अब सभी इसी टेंशन में थे कि तभी बैन को रियलाइज हुआ कि बोट के पलटने के बाद किसी ने कोरा को नहीं देखा है। उसने ध्यान दिया कि कोरा तो उनसे बहुत दूर एक लोहे के टुकड़े पर चढ़ी हुई है और उसके आसपास शार्क्स घूम रही हैं। तो बैन अब अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उसे बचाने गया। सबकी नजरें उसी पर थी। बैन अब किसी तरह से कोरा के पास पहुंचता है, फिर उसने कोरा को लाइफ जैकेट पहनाकर खुद से बांध दिया और वो पानी में कूदकर वापिस से राफ्ट में आने लगता है। अब तक दोनों के चारों ओर कई सारी शार्क्स आ चुकी थी और सबको लगा कि अब वे बच नहीं सकते। बैन अपनी आखिरी बची फ्लेयर गन को भी एक शार्क पर चलाकर खत्म कर देता है और अब तो उनके पास अपने बचाव के लिए कुछ नहीं बचा। लकीली तभी शिप के कैप्टन ने उन्हें खतरे में देखकर एक आइडिया लगा लिया। जो अब तक उन्होंने मछलियां पकड़ी थी, वे अब उन सभी मछलियों को शार्क्स की ओर फेंक देते हैं और उनका प्लान काम करता है। सभी शार्क्स उन दोनों को छोड़कर मछलियों को खाने आ गई और बैन ने फाइनली कोरा को बचा ही लिया। वहीं अब मछलियों के बिना राफ्ट के बाकी सर्वाइवर्स भी शिप की ओर जाने लगते हैं। वहीं डैन जो कि बहुत खुश था कि वो बच ही गया, अब वो सेलिब्रेशन के लिए पानी में पड़ा एक सिगरेट का पैकेट उठाने लगता है, जो कि अक्सर उसकी एक बुरी आदत थी। लेकिन अब जब वो पानी में झुका ही था कि उसे एक शार्क झपट लेती है और आखिर में डैन अपने स्मोक करने की वजह से ही मारा गया। बस उसके मरने का तरीका अलग है। अब सुबह होने पर बाकी सब बच चुके थे। यहाँ पर बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया। सैम भी फाइनली किम का लेटर खोलता है जिसमें वो उसे प्रपोज कर रही थी। वे समझ चुके थे कि बेशक से उन्होंने बहुतों को खोया हो, लेकिन कम से कम अपनी लाइफ जीने के लिए उन्हें एक और मौका मिला है। हालांकि छोटी कोरा अब भी उदास थी क्योंकि उसकी फैमिली में अब उसके पास कोई नहीं बचा। लेकिन अब जब बहन उसे समझा ही रहा था कि तभी कोरा को याद आया कि उसके छोटे भाई फिन के पास एक ट्रैकर था जिसे कहानी के शुरू में उसकी माँ ने लगाया था। तो अब वो जल्दी से अपने फोन से उस ट्रैकर से पता कर लेती है कि वो तो यहाँ से थोड़ी ही दूर चमक रहा है। हालांकि अभी ये नहीं पता कि वो वहाँ जिंदा बचा होगा या नहीं। लकीली शिप का कैप्टन भी उनकी बात नहीं टालता और जब वे शिप से उसी लोकेशन पर पहुँचे तो सरप्राइजिंगली यहाँ तो छोटा फिन और जॉय जो कि घायल थी, वे दोनों अब तक जिंदा बचे
बचे थे। यानी कि अगर कोरा को ट्रैकर याद नहीं आता तो वे दोनों बाकी सर्वाइवर से इतने ज्यादा दूर थे कि वे यहीं फंसे रह जाते और मारे जाते। लेकिन कोरा ने फाइनली उन्हें बचा ही लिया और अब फिन के बचने के बाद कोरा को भी जीने का मकसद मिल चुका है। अब से वो अपने भाई को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी डिजास्टर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।